एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज बड़ी डील का अनाउंसमेंट हुआ है अपोलो माइक्रो की ओर से। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के प्रमोटर्स के साथ इन्होंने शेयर परचेस एग्रीमेंट किया है, एसपीए किया है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का ये 41.33% स्टेक खरीदेंगे 1550 करोड़ रुपए की रकम में। इस डील के क्या मायने हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के लिए? महेश सर, इसके बाद इन दोनों कंपनियों के लिए और पूरा डिफेंस एज अ स्पेस पर किस तरह से स्थिति बदलती हुई नजर आएगी? पहले तो मीडिया आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूंगा। अगर पुराने रिकॉर्ड्स निकालोगे तो अपोलो माइक्रो अपन ने सजेस्ट किया था 100 रुपए के लेवल से। आज वो आपको 5 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट की सिचुएशन देख लीजिए, और वो एक एग्रेसिव बेट था वहां पे। एक अ, अच्छा खासा अपन ने सेटअप करके दिया था। मैं आपको शायद क्लिप रहेगा तो भेज भी दूंगा। हम्म। तो वो अच्छा खासा मोमेंट अपन ने कैप्चर किया है अपोलो माइक्रो में। अभी भी यहाँ पे व्यू जो है कंपनी में पॉजिटिव है, और हम्म। प्रीमियर एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए भी पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छा सेटअप है, और मेरे हिसाब से लगता है कि अपोलो माइक्रो में अभी भी थोड़ा स्पेस है अपसाइड का। हालांकि लोअर लेवल से अगर देखेंगे तो 88 90 की रेंज से अभी अच्छा खासा बढ़ गया, लेकिन अभी भी यहाँ से थोड़ी सी जगह है अपसाइड के लिए। मिनिमल प्रीमियर के एनर्जी के लिए भी थोड़ा अपसाइड स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली सेटअप भी प्रीमियर एनर्जी के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। राजेश जी, आपकी राय डिफेंस एज अ स्पेस पर? देखिए, डिफेंस एज ए स्पेस मैं हमेशा इसको ट्रेडिंग सेक्टर मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है, जैसे अभी सर ने बोला पोलो माइक्रो है, या जैसे एक एस्ट्रा माइक्रो है, तो वहाँ अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं तो वहाँ एक अच्छे खासे गेंस मिल सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे काउंटर हैं, जैसे जीआरएससी हुआ, मेस्डॉक हुआ, या कोचिन शिप है, एचएएल है, इस तरह के जो काउंटर है ना, वो सिर्फ एक आप इनको ट्रेडिंग बैट लीजिए, किसी भी पैनिक में खरीदिए और 2-3 दिन की अपसाइड में उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तभी आपका अच्छा पैसा बन पाएगा। होल्ड करके बैठेंगे तो साल दर साल आप देखेंगे कोई रिटर्न नहीं है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, पिछले 1 साल के अंदर अभी भी नेगेटिव रिटर्न देके बैठा हुआ है। तो अपने देखना ये है कि कौन सा स्टॉक पकड़ रहे हो और किस व्यू के साथ पकड़ रहे हो। मेरा मानना है डिफेंस पे प्ले करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू प्ले करो, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मत करो। नैन्सी जी का सवाल है सबसे पहले। इनके पास एक तो AGIIL है 360 रुपये के रेट पर। ये पूछ रही है कि क्या और नीचे जाएगा? राजेश साहब, है गुंजाइश नीचे और जाने की? देखिए, आज इसने बहुत अच्छे लेवल से सपोर्ट लिया है 330 रुपए के आसपास। 330 के नीचे क्लोजिंग कर देगा तो ये काउंटर आपको 300 के नीचे भी जाता दिखेगा, हो सकता है 285 तक चला जाए। आज क्योंकि रिवर्सल है तो आप वेट कीजिए, 360 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आने पर ये काउंटर दोबारा 385 390 दिखा देगा। तो आज का जो लो है उसके नीचे की क्लोजिंग बस आपको ध्यान रखनी है, उसके नीचे गया तो और डाउनसाइड बढ़ेगी। ठीक है, ओके। प्रीमियर एक्सप्लोजिव की बात हमने कर ही ली है, जो दूसरा सवाल है नैन्सी जी का। और इसके साथ साथ महेश जी, इनके पास जीपीटी इंफ्रा है 118 रुपये पर। कह रहे हैं कि मैं होल्ड करूं या फिर इनमें से निकल जाऊं? मेरे हिसाब से एग्जिट कर ले कोई दूसरे काउंटर जहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, उसके अंदर ध्यान में रख सकते हैं। MV फोटो वॉल करके काउंटर है, वहाँ पे एक कंपनी का जो बिजनेस है मॉड्यूल है, काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। वैसे काउंटर में फंडामेंटली गुड काउंटर के अंदर थोड़ा सा स्विच कर लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा मोमेंटम भी मिल जाएगा, और लॉन्गर टर्म व्यू भी वहाँ से पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो MV फोटोवोल्टिक का एक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। नैन्सी जी, जीपीटी इंफ्रा से निकल जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। राजेश जी, कैप्लिन पॉइंट देखिए, सुशील जी का सवाल है। कैप्लिन पॉइंट कह रहे हैं कि मेरी 2650 रुपये पर एंट्री है, मैंने 2900 रुपये के एक्सपेक्टेशंस में लिया है, ज़रा इसको वैलिडेट कीजिए। देखिए, चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप होल्ड करके रख सकते हैं। 2720 रुपए पे आप एक लेवल ध्यान रखें, 2720 के ऊपर निकलेगा तो और उसमें ऊपर की तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहो तो आपका 2330 रुपए, जब तक 2330 के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पर घबराने की जरूरत नहीं है, हायर लेवल मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, ओके। एकम्स ड्रग्स भी है इनके पास। एकम्स ड्रग्स, महेश सर ये कह रहे हैं कि मेरे पास 647 रुपये का लिया हुआ है, इनका एक्सपेक्टेशन है 750 रुपये जाएगा। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, कंपनी बढ़िया है, और ये टाइप की कंपनी जब भी चलती है तब अच्छा रिटर्न कमा के देती है। ये शायद हो सकता है कि 750 एक्सपेक्ट करे, अगर लंबा नजरिए रखे तो उससे भी आपको अच्छे खासे मूव मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, बहुत टाइम के बाद में मोमेंटम मिला है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं तो ये आपके टारगेट को सरपास भी कर सकता है। थोड़ा लंबा नजरिए रखे, होल्ड करें। ठीक है। शैफलर इंडिया, राजेश जी, एक स्टॉक है, शायद इसने थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन लंबा फेज दिखा दिया है, तो क्या टाइम वाइज करेक्शन पूरा हो चुका है, ऐसा सुशील जी पूछ रहे हैं? मुझे लग रहा है अभी और थोड़ा समय बाकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर वीकली चार्ट पर
ये 4100 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। 4100 के ऊपर अगर क्लोज करेगा और ऊपर में अगर 4450 ब्रेक करता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ काउंटर जाएगा। तब 4450 के ऊपर जब तक इसमें क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक एक अपसाइड की गुंजाइश कम है। नीचे में सपोर्ट इसका 3800 के आसपास है। अब या तो 3800 पे ऐड कर लीजिए, अगर होल्ड करके बैठे हैं तो वो वेट करें। 4450 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अभी रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा। टाइम वाइज करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। एनएफएल देखिए महेश सर, 78 रुपये पर सानवी सावंत जी ने लिया हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं और इनके पास वीबीएल 524 पे है, विप्रो 212 पर है। सवाल ये है कि इनको होल्ड करें अगर बोलें आप तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये एवरेज भी कर सकती हैं। देखिए, एनएफएल और वीबीएल ये दो तो होल्ड आराम से किया जा सकता है। विप्रो के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ पे अभी एवरेजिंग का इतना नहीं बोल सकते, लेकिन विप्रो तो अभी फिलहाल बायबैक भी आया था तो लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था 35% 35% के करीब। तो अगर बायबैक के कारण अगर रह चुका है पोर्टफोलियो के अंदर तो थोड़ा होल्ड करें। थोड़ा और अगर आपको 160 155 की रेंज मिलती है तो फिर एवरेज करें। इधर नहीं तो फिर वापस से भाव आने की गुंजाइश तो बनी रही है। ठीक है राजेश जी, वीबीएल 524 पर लिया हुआ है इन्होंने, क्या राय देंगे इनको आप? सर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जो मैंने कहा था कि वीबीएल पे मैं अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। लोअर लेवल ही ये हिट करता जा रहा है। आप एक लेवल याद रखिए 470, इसके नीचे की क्लोजिंग काउंटर को और नीचे ले जाएगी। चार्ट सेटअप डेली चार्ट पर वीक हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो अब ऊपर में जब तक ये 525 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, चार्ट सेटअप इसका चेंज नहीं होगा, तो सेल ऑन राइज है, किसी भी राइज पे एग्जिट ले लेंगे तो बेटर है। ठीक है, ऊपर में 525 पार होना मुश्किल है इसके लिए, और 470 नीचे अगर आप होल्ड करें तो इसको स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। महेश सर, आज चूँकि हफ्ते का आखिरी दिन है, थोड़ा डेरिवेटिव्स में जिनकी पोजीशन होती है थोड़ा वो भी अपनी पोजीशंस को लेकर थोड़े से हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। आज हमारे एक दर्शक हैं गगन अधिकारी जी, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं कि संवर्धन मदरसन में 28 जुलाई की एक्सपायरी वाली 150 रुपये की कॉल इन्होंने खरीद रखी है 4 रुपये के रेट पर। 5 लॉट इनके पास हैं सर, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा ट्रैक में नहीं है। शायद राजेश जी अगर टेक्निकल ट्रैक करके ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, क्योंकि ऑप्शन में रिलेटिवली एक फास्ट मोमेंटम चाहिए रहता है। तो अभी वो फास्ट मोमेंटम फिलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर। राजेश जी, 28 जुलाई ठीक की है। एक्सपायरी वाला, मतलब इसी एक्सपायरी वाला 150 रुपये का कॉल स्ट्राइक का 4 रुपये में 5 लॉट ले रखे हैं संवर्धन मदरसन के। संवर्धन एम सुमी ना या दूसरा है? सर 143 रुपये वाला। ओके। कॉल कितने वाली? 150? 150 की कॉल ली है सर, 4 रुपये के रेट पर 5 लॉट ले रखे हैं। नहीं सर, 4 रुपए पे सर। अभी तो फिलहाल आज इसका भी ओपन हाई लगा हुआ है सर। अभी चांस मुश्किल है। आप स्टॉप लॉस 1 रुपये 80 पैसे का लगा लीजिए। 2 रुपये 50 पैसे निकालेगा तो एवरेज कर लेना, तब आपका भाव शायद मिल जाए। अदरवाइज अभी नहीं। 1 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लो। अच्छा, 2.5 रुपए के ऊपर चलेगा तो अच्छा मूव मिल जाएगा। महेश सर, एक डिक्सन टेक मुझे बताइए। डिक्सन टेक में इन्होंने जो वीवो के साथ जेवी के लिए अप्रूवल डाला था सरकार की ओर से, फाइनली वो अप्रूवल आ चुका है। अब ये जेवी बना पाएंगे, भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का ये एक्सपेंशन कर पाएंगे। वीवो के पास 49% और डिक्सन टेक के पास 51% स्टेक होगा। तो वीवो के स्मार्टफोन्स तो बनेंगे, बाकी ब्रांड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ये बना पाएंगे। और डील अगले 1 साल में पूरी होने का अनुमान है, जितने भी रेगुलेटरी क्लियरेंसेस इसको लगेंगे। फाइनली ये डील का अप्रूवल आ चुका है, जो बाजार काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था। अब डिक्सन टेक काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ गया, 9,500 से चलता हुआ 13,500 का लेवल भी पार हो गया। इन लेवल्स पर जिन्होंने नीचे ले रखा है वो मुनाफा वसूली करें, या फिर अभी भी मौका है, फ्रेश भी खरीदा जा सकता है? नहीं, ये एक ईएमएस स्पेस में दो चीजें हैं। डिक्सन के हिसाब से तो डिक्सन के लिए दो पॉजिटिव ट्रिगर हो गए। ईएमएस स्पेस को लेके गवर्नमेंट की रेगुलेटरी का भी एक चीज आई थी, वो भी ईएमएस स्पेस के लिए पॉजिटिव है। तो दो चीजें पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अभी डिक्सन का चार्ट भी सेटअप भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी चेंज हो रहे हैं और ये जेवी भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव है। और डिक्सन इतना ओवर वैल्यूड भी नहीं है कि जिसके हिसाब से अपन सोच सके कि एक अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा। यहाँ से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम बनता है, एटलीस्ट 15,500 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कभी कभार कंसोलिडेट हो सकता है, कारण कि हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है। तो जब भी वॉलेटाइल में लोअर लेवल मिले तो फिर ऐड, ये जैसे जिसके पास में है होल्ड करे। अब चीजें जो है डिक्सन के लिए भी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही है
थोड़ा नजरिया लंबा रखे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे अप मूव आएंगे, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे। और ये भी जेवी किया है, और ईएमएस में जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है वो भी लॉन्गर टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट लोअर कम रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ में हम इम्पैक्ट देखने को, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव व्यू है यहाँ पे। शॉर्टर टर्म में हो सकता है कंसोलिडेट करे, वापस से नीचे भी मिल जाए 12,600, 12,700, 12,500 के लेवल मिले, तो फिर वो ऐड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है राजेश जी, आपकी राय, ईएमएस में सबसे बढ़िया स्टॉक आपको कौन सा लग रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि डिक्सन लीडर है तो डिक्सन पे ही बैठ रहेगा। और साथ में इसमें हम केन्स टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके भी अभी कंपनी के अपडेट आए हैं और पिछला जो उनका रिजल्ट था, उस लोज को एक काउंटर अच्छे से होल्ड करा इन पूरे 3 महीनों में। मुझे लग रहा है अगर 2990 केन्स टेक्नोलॉजी अगर होल्ड करके रहता है तो शायद ये काउंटर आने वाले दिनों में 4000 और उसके ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप इस पर अपने स्टॉक पे नजर बना के रख सकते हैं, अगर किसी का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। 100 के ऊपर 2900 के ऊपर राजेश जी ना? हाँ जी, देखिए अभी 34 चल रहा है तो 3400 से 3150 इस रेंज में आप ले सकते हैं। 2990 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कभी हिट भी होता है ना तो उसके एक बार तो निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा डाउन साइड अब इस काउंटर में है। ये दोबारा अब अपनी पुरानी जो इसकी खोई हुई जर्नी थी जो पहले पिछले क्वार्टर में निकल गई थी, शायद ये उसको दोबारा रीगेन करने की कोशिश करेगा और 4000 से ऊपर जाने को तैयार हो रहा है काउंटर। ठीक है, परफेक्ट है। तो डिक्सन टेक तो है ही है, सेक्टर लीडर है, लेकिन उसके साथ साथ केन्स टेक्नोलॉजीज, इस पर भी नज़र रखिए। 2990 का स्टॉप लॉस है, 4000 तक की स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, रिजल्ट सीजन जोरों शोरों पे है, टीसीएस के नंबर्स आए हैं, उसके साथ साथ आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स भी आए हैं। इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड आधार पर, मुनाफा इनका बहुत ही शानदार बढ़ा है, 73% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। 163 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है इस बार कंसोलिडेटेड बेसिस पर। रेवेन्यू में भी 17.5% का जंप है। हालांकि ऑपरेशनल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो EBITDA 15% घटा है और मार्जिन भी 46.6% वाले 33.7% पर देखने को मिले हैं। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ है, मुनाफा तो बहुत ही बढ़िया बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पे कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। नतीजों के और क्या डिटेल्स हैं, कंपनी की क्या प्लानिंग है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए संदीप जी। आपने नंबर्स काफ़ी सही बोले, लेकिन हमको नंबर जो देखने चाहिए वो ऑपरेशनल नंबर्स देखने चाहिए। जो हमने रेवेन्यू नंबर्स देखे हैं, मैं कुछ नंबर्स पढ़ के बताना चाहूँगा। रेवेन्यू नंबर्स जो है वो 336 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो ग्रोथ है करीबन 18% की। ये ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़, जो पैट ग्रोथ जो है, पैड ग्रोथ हमने करीबन 23.5% की देखी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 में पैट नंबर करीबन 283 करोड़ था। इस बार करीबन करीबन 94 करोड़ था, और इस बार हम करीबन 116 करोड़ का पैड देखते हैं, तो 23.5% की ग्रोथ वहां पे दिखाई देगी। और एयूएम नंबर्स तो आपने सही कहे कि एयूएम में ग्रोथ दिखाई दी है, अभी 1,06,300 करोड़ की एयूएम पे बैठे हैं। ठीक है, ओके। तो सर, ये जो आपका ऑपरेशनली EBITDA और उसके साथ साथ मार्जिन्स पे जो प्रेशर देखने को मिला है, उसकी क्या कारण है? क्या एम्प्लॉय कॉस्ट या कोई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप? किस वजह से ये देखने को मिला है? अब यहाँ से अगर मैं, जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है FY27 एज अ होल, उसका मार्जिन आउटलुक कैसा दिख रहा है? और मार्जिन आउटलुक, हम दो मार्जिन नंबर्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो पीबीटी मार्जिन देखते हैं, और दूसरा जो मार्जिन देखते हैं वो पार्ट मार्जिन देखते हैं। तो पीबीटी मार्जिन अगर मैं देखूं तो 45% का पीबीटी मार्जिन दिखाई देता है, और पैट मार्जिन अगर देखूं तो करीबन 33-34% का पैट मार्जिन दिखाई दे रहा है। वो काफी कंफर्टेबल जोन है जहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो कि एबिटा मार्जिन घटते हुए दिख रहा है, एबिटा मार्जिन घटते हुए जो दिखा हुआ है वो आप कंसोलिडेटेड नंबर पे देख रहे हैं। ऑपरेशनल नंबर पे अगर देखें तो वो नंबर काफी कंट्रोल में दिखाई देते। 45% जो है वो पीबीटी मार्जिन है, जैसे मैंने पहले कहा, और 33% जो है वो पैट मार्जिन है। तो ये काफी कंफर्टेबल जोन है। अगर हम एक्सीड करते हैं तो ये वापस बिजनेस में इनफ्लो हो जाएगा पैसा। तो ये नजरिया रहेगा पूरा मार्जिन की ओर। ठीक है। AUMs की बात आपने करी सर, अच्छा नंबर वहाँ पे ग्रो हुआ है, 1 लाख करोड़ के पार पहुँचा है। लेकिन सर, आपके जो नेट फ्लोज हैं और जो क्लाइंट एडिशंस हैं वो किस तरह के रहे हैं इस बार? और
जिस तरह का सिनेरियो है सर, स्पेशली अगर आप एच की बात करें या फिर अल्ट्रा एच की बात करें, क्या जिस तरह का उतार चढ़ाव है बाज़ार में, जो वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं, ये ट्रम्प साहब के जो बयान आते हैं या फिर ईरान यूएस जंग की वजह से, क्या ये जो एच हैं और जो अल्ट्रा एच हैं उनके व्यवहार में, द वे दे बिहेव, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ समय में? जी बिल्कुल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि निवेश करना ये दिमाग और दिल दोनों का खेल है, और दो भावनाएं काफी हद तक बाहर आती है। सबसे पहली भावना है ग्रीड, जिसे हम लालसा कहते हैं, और दूसरी भावना है फियर, जिसे हम डर कहते हैं। इन दोनों को टैकल करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो या कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तब ये दो भावनाएं काफी हद तक बाहर आती है। और उस समय पे हमको उनका हाथ पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से निवेश करना चाहिए। तो एक चीज़ हमने काफ़ी तवज्जो दी है पहले से, कि रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए अगर आप निवेश कर रहे हो तो। और अगर रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दोगे तो क्लाइंट का हौसला और हिम्मत बरकरार रहेगी निवेश करने के लिए। और वही हमारे नंबर्स में दिखाई दे रहा है कि नेट फ्लोज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। करीबन 2743 करोड़ का नेट फ्लो रहा है इतने टर्बुलेंट टाइम्स में। क्यों रहा है ये? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट वे से हुई थी पोर्टफोलियोज में, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है नेट फ्लोज में। और अगर हम एयूएम की बात करें तो एयूएम की ग्रोथ जो दिखाई देती है वो करीबन 21% की ग्रोथ दिखाई दी है। जबकि एयूएम अभी 1,06,300 करोड़ पे पहुंच चुका है। लेकिन ये ग्रोथ जो हमको दिखाई देती है वो दो पैमानों पे होती है। पहला पैमाना होता है कि नेट फ्लोज कितने आए, जो मैंने कहा वो करीबन 14% कंट्रीब्यूट करते हैं, और बचा 7% जो है वो प्रॉफिट्स लोगों ने कमाए हैं, वो M2M गेन्स हुआ है लोगों को। बल्कि निफ्टी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें उसी समय के लिए तो -6.5% का परफॉर्मेंस आया हुआ है। तो ये नंबर्स कुछ हमको ये दर्शाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो देने के कारण लोगों का हौसला और हिम्मत बरकरार रही, और वो उन्होंने फ्रेश मनीज इन्वेस्ट करने की चेष्टा की है। ठीक है, FY26-7 का सर अगर आउटलुक देखने की कोशिश करें तो आपने एक माइलस्टोन तो हासिल कर लिया, एयूएम्स आपके 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गए हैं। अब यहाँ से राह कैसी दिखती है, ग्रोथ कैसी दिखती है आपको, गाइडेंस क्या देना चाहेंगे रेवेन्यू, पैट और मार्जिन के फ्रंट पर? और उसके साथ साथ क्या ट्रिगर्स आप देखते हैं FY27 में ज़्यादातर आपको इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे, और कोई बड़ा रिस्क जिसके ऊपर आपकी नज़र है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ग्रोथ गाइडेंस जो हमने साल के पहले दिए थे वो वापस दोहराना चाहूंगा। हमने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था 1415 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था, 460 करोड़ का पैट का गाइडेंस दिया था, और हमने एयूएम का गाइडेंस 1,20,000 करोड़ का दिया था। तो ये 3 गाइडेंस दिए थे। अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो हमने करीबन 24% का रेवेन्यू हासिल कर चुके हैं। पैट हम करीबन 25% का हासिल कर चुके हैं। तो 1/4 तो हम हासिल कर चुके हैं 1/4 पीरियड ऑफ टाइम में। तो ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो रहा है इन दोनों पैमानों पे। एज फार एज एयूएम इज कंसर्न, 1,20,000 के सामने 1,06,300 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सारे तीनों नंबर जो है, 3 वेक्टर्स जो हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो काफी हद तक इन लाइन विद द गाइडेंस दिखाई दे रहे हैं। तो काफी कॉन्फिडेंस है कि ये होते हुए दिखेगा। अगर रिस्क की बात करें तो हाँ, रिस्क बिल्कुल है, क्योंकि ऑनगोइंग वॉर चल रहा है जिसके वजह से अनसर्टनिटीज है। लेकिन हमने एक अप्रोच अपनाया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ऑब्जेक्टिव लेड स्ट्रैटेजी ड्रिवन अप्रोच है, जिसके वजह से एक प्रोसेस सेट हो जाती है। और अगर आप एक प्रोसेस सेट कर लो, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए एक प्रोसेस सेट कर लेते हो, सिमिलरली आपके कैपिटल के लिए भी आप एक प्रोसेस सेट कर लो, एक स्ट्रैटेजी अपना लो, तो बाहरी जो रिस्क है वो इतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगी। एक हिम्मत हौसला बड़ा बरकरार रहेगा, और निवेशक इतने टेंशन में नहीं रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड बहुत शुभकामनाएं FY27 के लिए कि इस बार भी आप नए नए माइलस्टोन्स अचीव करें और बहुत ही बढ़िया नंबर्स रिपोर्ट करें और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते रहे जैसा स्टॉक ने परफॉर्म किया भी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। महेश सर, जाने से पहले अगर आप एक बार इस आनंद राठी वेल्थ पर अपनी राय दे दें, नंबर्स जिस तरह के आए हैं और जिस तरह का गाइडेंस आपने मैनेजमेंट का सुना है। देखिए, जहां तक मैं मैनेजमेंट को जानता हूँ, समझता हूँ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहते हैं। इनका पोजीशन इक्विटी में जब भी थोड़ा सा डाउन साइड होता है तो डेट की और ध्यान ज्यादा पड़ जाता है। और जिस हिसाब से प्रमोटर है, तो वो उनका डाइवर्सिफिकेशन
लाइक माइंडेड है, तो मेरे हिसाब से इनके जो मार्केट ऊपर नीचे होता है, इनके रिवेन्यू में ज्यादा नहीं, इनकी एयूम डाइवर्सिफाइड है, एएफ में रहेगी, डेट फंड में रहेगी, और कुछ मतलब जो बॉन्ड्स आते हैं उसके अंदर डील्स करते हैं, तो ये काफी डाइवर्सिफाइड चीजें हैं। और ऐसे मार्केट में रिवेन्यू को मेंटेन रखना आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी, तो इनका खाली एक इक्विटी सेगमेंट नहीं है, अगर इक्विटी सेगमेंट अच्छा भी नहीं करे तो बाकी वाले सेगमेंट में ये काम करते हैं, तो डाइवर्सिफाइड है। और मार्केट को देखते हुए नंबर्स काफी बढ़िया है और एयूम भी काफी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म यहाँ पे पॉजिटिव ही राय रखनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का आउटलुक भी अच्छा रहता है, और ये इनकी जो सोच थॉट प्रोसेस है वो काफी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से मेरे को जहाँ पे जितनी समझ है, ये लग रहा है कि आगे भी ये इसी थीम में चलते रहेंगे, और आगे भी अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ना दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ जरूर दिखाई देगी। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका महेश सर, अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई, कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, जो भी अपन ने स्टॉक डिस्कस किए कंपनी के क्लाइंट के पास में हो सकते हैं, टाइम टू टाइम कंपनी के क्लाइंट से डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे। राजेश सर, मुझे आपसे ना ग्रो पर राय चाहिए थी। ग्रो को लेकर एक अपडेट आया, क्योंकि ग्रो को लेकर ऐसी खबरें चल रही थी, क्योंकि अब ये बातचीत चल ही रही है ब्रोकरेज या फिर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की, तो ग्रो को लेकर जो एएमसी बनने को लेकर काफ़ी ज़्यादा बाजार में अटकलें चल रही थी, उसको लेकर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया, एक सफाई जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मॉडल कंपनी की ओर से जारी रहेगा। रेगुलेटरी बदलाव हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो रणनीति है वो उसके साथ स्टिक करेंगे, उसके साथ बरकरार रहेंगे, और निवेशकों के लिए कम लागत वाले निवेश पर फोकस लगातार बना रहेगा। ग्रो को लेकर सर आईपीओ प्राइस से देखें तो डबल है, 100 रुपये का इशू प्राइस था, अभी भी 200 रुपये के आसपास खड़ा है, और गुंजाइश है ऊपर की तरफ, या फिर आप भी एंजल वन या फिर आनंद राठी के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तक स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 203 रुपए का हाई लगाने के बाद उसने काउंटर ने 180 का लो लगाया है और इसी रेंज में चल रहा है। तो 180 अगर ब्रेक करता है नीचे में तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड बढ़ेगी। अपसाइड अगर आपको चाहिए तो आपको 210 रुपए का वेट करना पड़ेगा। तो इसी रेंज में प्ले करते रहो, थोड़ा लोअर 80 के आसपास मिले बाय कर लो, 188-90 मिले तो वहां पे इसको सेल कर दो। इस तरीके से रेंज में चल रहा है। 210 के ऊपर ब्रेकआउट है और 180 के नीचे ब्रेकडाउन। और संदीप जी, एक स्टॉक आइडिया अगर आप चाहें तो मैं प्लीज सर, अभी प्लीज इसको प्लीज। शेयर कर सकता हूँ। सर, एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, अभी Okay. 1650 का भाव चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डेली व्यू में थोड़ा सा चार्ट को लंबा करके देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद इसने 1550 1530 के आसपास अपना एक बॉटम बना लिया है और यहां से अभी अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर सकता है। तो अगर ये 1500 के नीचे क्लोज नहीं होता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि काउंटर दोबारा आपको 1900 2000 रुपये जाता हुआ दिखेगा। तो किसी भी डिक्लाइन पे हल्के फुल्के आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और 1500 के लेवल पे वॉच कीजिए। 1500 के नीचे क्लोजिंग थोड़ी वीक हो जाएगी, उसके बाद दोबारा पूछ लीजिएगा, पर मुझे उम्मीद है कि काउंटर 1900 2000 पे जाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट पे बन रहा है। तो थोड़ा यहाँ ले लें और थोड़ा डिप्स पर लेते चले। बिल्कुल ठीक है, 1500 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, ऊपर में 1900 2000 के टारगेट। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। सर एक स्टॉक हमने पहले दिया हुआ था एथर, वो भी अपने अपने भाव से 200-250 रुपये ऊपर चल रहा है, तो वो भी अच्छी उसमें परफॉर्मेंस आ रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं सर ये भी स्टॉक अच्छा चले और 1900 2000 के लेवल यहाँ पर भी आ जाए। शुक्रिया आपका राजेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर सर, जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई? जी, जिन पे बात हुई कोई मेरे उसमें पर्सनल होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। एमटीएफ पे ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। थैंक यू। शुक्रिया आपका सर, बहुत शुभ दिन हो आपका। थैंक यू। चलिए, अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जैन साहब आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, अभी आनंद राठी वेल्थ के बढ़िया लग रहा है मैनेजमेंट थे, सॉरी सूट बढ़िया लग रहा है सर। सूट तो सर ये दूसरा हो गया सर, अब पहले वाला तो पहुंचा नहीं, अब दूसरे वाले के लिए आपने और डिमांड कर दी है। अरे हाँ, अभी तो पहला भी नहीं पहुंचा। आजकल याददाश्त आपकी लग रहा है थोड़ी ठीक नहीं है, आप भूल जाते हैं चीज़ें। नहीं नहीं, मेरे को सब याद रहता है सर। ठीक है, तो मतलब मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, मतलब अब ये दूसरा आ गया है तो दूसरा भी भिजवा दूं। तो सर फिर मैं एंकरिंग कैसे करूंगा, फिर मैं शो कैसे कर पाऊंगा अगर सब कुछ आपको भिजवा दूंगा तो? अरे मैं शर्ट में कर लेता हूँ तो आप ही कर लेंगे, शर्ट थोड़ी मांगी है। नहीं, ठीक है, फिर मैं टाई भी उतार के फिर मैं भी शर्ट में ही आपकी तरह बैठा करूंगा, फिर मैं नहीं, भी। टाई तो सर मेरी यहाँ रखी रहती है, वो भी जब टोका जाता है कि टाई पहन लीजिए तब मैं निकाल के पहन लेता हूँ। नहीं, टोका तो हमने भी बहुत बार सर आग्रह भी किया था आपसे, लेकिन आप हमारी बात नहीं मानते हैं। आपसे मोहब्बत है ना सर, जहाँ मोहब्बत है वहाँ नखरे झेल लिए जाते हैं।
चलिए ठीक है सर, आपकी बात सर आंखों पर, ठीक है। हम ना आनंद राठी वेल्थ के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे सर, और मैंने ग्रो की भी बातचीत करी थी, उनका कुछ एएमसी बिजनेस में जाने का बातचीत चल रही थी, अटकलें थी, उस पर सफाई भी आई है। इस पूरे स्पेस पर आपने पिछली बार एंजल वन कहा था, मुझे ठीक लग रहा है, तो एंजल वन, ग्रो या फिर आनंद राठी वेल्थ, इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, मैं तो देखिए शुरू से आनंद राठी पे हमेशा फेवरेबल रहा हूँ। एवर सिंस जब से आईपीओ बेस बनना इसमें स्टार्ट हुआ था 168 रुपए पे, फिर 213 रुपए पे, फिर 1014 पे, उसके बाद 1140 पे, आखिरी 1677 पे, उसके बाद एकदम लास्ट वाला 1844 पे। और अभी भी स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है, 2300 रुपए जाते हुए दिख रहा है। सुबह भी हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया था कि यहाँ पे लेके चलिए, 2300 रुपए जा रहा है, तब करीब 2080 के आसपास था। तो अच्छा लग रहा है सर मेरे को। अभी ये स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो जब तक मार्केट बाहर ना फेंके तब तक मैं आनंद राठी में लॉन्ग साइड में बना रहना पसंद करूंगा। 2020 2030 ये सपोर्ट जोन है, यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे फिर स्टॉक खराब होगा, तब तक मैं 2300 रुपए पर रिव्यू करूंगा। ठीक है, ओके, 2300 और आता हुआ एंजल दिख रहा वन भी है। सुबह बाय दिया था सर, एंजल वन का भी टारगेट कंप्लीट हो गया है, बट एंजल वन टिका नहीं। टारगेट कंप्लीट मतलब ब्रेकआउट पॉइंट का ही मैंने टारगेट दे दिया था, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर गया नहीं। तो एंजल वन मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में जरूर है। 250 350 354 जोन क्रॉस होता है तो एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे।